नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे आगे निकल रही है, एक एक राज्य से होकर मुंबई के ओर दौड़ रही है। बस जहां राहुल गांधी के कदम पड़ते हैं वहां इंडिया अलायंस का खेल बिगड़ता जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये यात्रा का प्लानिंग किसने किया है। और जितना मैं सोचते जा रहा हूँ, जितना अधिकाधिक सोच रहा हूँ, मुझे अभी शक होने लगा है, आशंका होती है कि क्या इसका प्लानिंग भी नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, और भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने किया है क्या? क्योंकि बात सीधी है, जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस का और कांग्रेस का खेल बिगड़ेगा वहाँ वहाँ अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा का और एनडीए का फायदा ही होगा। और बात साफ है, मोदी और शाह एनडीए और बीजेपी का फायदा ही सोचेंगे, ना कि नुकसान सोचेंगे। अब इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी और उनकी टीम, इनका टारगेट भाजपा को नुकसान करना है, मोदी जी की सरकार गिराना है, मोदी की सरकार को हराना है। तो फिर इंडिया अलायंस मजबूत करने के लिए या कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए राहुल की यात्रा निकलती तो बिल्कुल सही होता। लेकिन जब से ये यात्रा शुरू हुई है, मेरा ख्याल है अभी कम से कम 2 हफ्ते हो गए, और 2 हफ्ते होते होते ये यात्रा मणिपुर से निकलकर पूरी पूर्वोत्तर राज्य जो छोटे छोटे थे, असम होकर बंगाल से ये निकलकर बिहार तक पहुंची, और असम से लेकर बिहार आते आते हर जगह इंडिया अलायंस का खेल बिगड़ा है। असम में तो ठीक है, मान सकते हैं कि बीजेपी की ताकत है, बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार राहुल गांधी की यात्रा में बाधा खड़ी कर देगी, या जहां बीजेपी की ताकत है बीजेपी गड़बड़ कर देगी। लेकिन बंगाल में तो इंडिया अलायंस की एक तगड़ी नेता ममता बनर्जी, ममता दीदी की सत्ता है, सरकार है, वहां भी राहुल गांधी के साथ गड़बड़ हो गई। कांग्रेस के वहाँ के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो आज की लोकसभा में कांग्रेस के विरोधी नेता है, विरोधी दल के सबसे बड़े विरोधी दल के नेता है, वही ममता के खिलाफ बोलने लगे। और उसका जवाब देते देते ममता दीदी को भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर टिप्पणी करना जरूरी हो गया। तो ममता ने राहुल गांधी बंगाल पहुंचने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया अलायंस बंगाल में नहीं रहेगी। बंगाल में तृणमूल अपने अकेले की ताकत पर, बलबूते पर पूरी 42 सीटें लड़ाएंगी। ये सब मामला चल ही रहा था, और अगले 2 दिन में राहुल की यात्रा बंगाल कवर करते करते बिहार पहुंचने वाली थी। तो उसी मुहूर्त पर बिहार में बड़ा खेला हो गया, और नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में जाना पसंद किया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस और आरजेडी दोनों सत्ता से बाहर हो गए बिहार में, और बिहार की सत्ता फिर बीजेपी के यानी एनडीए के हाथ में आ गई। नया गवर्नमेंट बना, उसमें फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और बीजेपी के लिए 2 उप मुख्यमंत्री नए से आ गए। ये सब जो हो रहा है, और देखते देखते मामला जब तक झारखंड तक पहुंचे, एक समय था कि झारखंड भी बिहार का ही एक अंग हुआ करता था। 15-20 साल पहले इसका विभाजन हो गया, और दक्षिण बिहार जो था उसको ही झारखंड नाम से अलग राज्य बनाया गया, और बचा कुचा उत्तर बिहार जो है उसको आज बिहार कहा जाता है। तो बिहार
इंडिया अलायंस पहुंचता है, इतने में वहाँ भी जो इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट माना जाता था वो भी गिर गई। अब दूसरी सरकार बनी तक नहीं है। देखिए, जब जून 2023 में नीतीश कुमार ने बड़े प्रयास करके पटना में एक सम्मेलन लिया जिसमें 18 या 20 कोई 22 पार्टियां, बिगर बीजेपी पार्टियां इकट्ठा हो गई और उनका एक अलायंस बन गया जिसको कोई नाम नहीं था, लेकिन एंटी बीजेपी या एंटी मोदी अलायंस ऐसा उसका हम नाम दे सकते हैं, जो आगे चलकर बंगलोर में दूसरी बैठक में उसको इंडिया अलायंस नाम दिया गया। तो उस वक्त उस अलायंस में नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन, ये दो चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री समाविष्ट थे। आज दोनों के दोनों बाद हो चुके हैं। यानी जब राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस की या कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, उस वक्त इंडिया अलायंस में जितने चीफ मिनिस्टर थे उसमें से 2 चीफ मिनिस्टर्स उनके हाथ से निकल गए। और अब ये यात्रा झारखंड में पहुंचते पहुंचते हेमंत सोरेन की चीफ मिनिस्टरशिप चली गए, वो जेल में चले गए और उनकी जगह पर बहुमत होते हुए भी अभी सरकार नहीं बन पाई है। मैं बोल रहा हूँ 1 तारीख को शाम को उस वक्त झारखंड में कोई नई सरकार बनी नहीं है। हाँ, एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उस सरकार का नेतृत्व करता था हेमंत सोरेन के नाम पर। वो हेमंत तो जेल में चले गए, उनके भाई या चाचा कोई है चंपई सोरेन, उनका नाम चुना गया है, लेकिन वहाँ के राज्यपाल उनका शपथ विधि पूरा नहीं कर रहे। इसलिए सिचुएशन ये है कि बहुमत वाली पार्टी और अलायंस इकट्ठा है, उनके पास 47 एमएलए है ऐसा कहा जाता है, उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन आज झारखंड में सरकार ही नहीं है। एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है कि ना राष्ट्रपति राजवट है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना बहुमत का सरकार है, और बड़ा एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। तो राहुल की जो न्याय यात्रा है, जो मणिपुर से शुरू होकर मुंबई की ओर चल पड़ी है, वो जहाँ जहाँ जाती है, इस यात्रा के पैर जिस भूमि को लगते हैं, जिस धरती को लगते हैं, वहाँ वहाँ इंडिया अलायंस का नुकसान ही होते जा रहा है। इसलिए मुझे शक है कि इसका प्लानिंग किसने किया था। क्योंकि एक बात है, जब कोई एक राजनीतिक दल हो या राजनीतिक गठबंधन हो, कोई प्लान करता है तो साफ इसलिए करता है कि भाई अगले आने वाले चुनाव में उसका कोई फायदा हो और सारे मतदाता उसके साथ जोड़े और सारे छोटे मोटे दल हो, ग्रुप्स हो, नेता हो, वो उस गठबंधन से, उस पार्टी से जुड़ जाए। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, जो पहले से जुड़े हुए थे। और स्लोगन क्या है इनकी? स्लोगन क्या है? जुड़ेगा भारत और टूटेगा इंडिया, ये स्लोगन है क्या? क्योंकि भारत जोड़ना अलग बात है, जो जुड़ा हुआ इंडिया अलायंस था, अलग अलग 28 दलों का एक गठबंधन था, वही टूटते 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 जा रहा है। ममता निकल गई, नीतीश निकल गए, हेमंत सोरेन जेल में चले गए, उनकी पार्टी की सत्ता हाथ से निकल गई है, उनको अपने ही राज्य से उठाकर अपने ही एमएलए दूसरे किसी राज्य में छुपाना पड़ रही है। तो इसका प्लानिंग किसने किया था? राहुल की जो टीम है, जिसको टीम राहुल नाम दिया जाता है लिबरल मीडिया में, टीम राहुल, जिसमें कन्हैया कुमार है, जयराम रमेश है, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हो गए, जिनको अल्ट्रा लेफ्ट भी बोल सकते हैं हम। वो अपने मस्ती में मगन है।
कांग्रेस का या इंडी अलायंस का क्या नुकसान हो रहा है उसकी किसी को फिक्र तक नहीं है, बस चल रहे हैं। और जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां इंडी अलायंस और दुबला होता जा रहा है, शक्तिहीन होता जा रहा है, टूट रहा है। इनके सीट का बंटवारा तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन राहुल अपने मस्ती में है और उनकी जो टीम राहुल है वो भी मस्ती में है। रोज प्रेस यानी पत्रकार परिषद हो रही है, उसमें बीजेपी कैसे डरी है और सामने से हल्ला कर रही है। जो सामने से हल्ला करता है वो डरा हुआ होता है। ये क्या लॉजिक है, ये तर्कशास्त्र क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। डरा हुआ है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, ना कि हमला करता है। जब हम जंगल में जाते हैं, अगर अचानक हमको कोई शेर दिखाई दे, लोमड़ी दिखाई दे, तो हम डर जाते हैं। हम पहली बात करते हैं कि खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं पेड़ पर चढ़ जाए या किसी बड़े पत्थर के पीछे छुप जाए, इस ढंग से हम खुद को बचाना चाहते, क्योंकि हम डरे हुए होते। अगर हम डरे हुए हैं तो हम छुपेंगे, ना कि शेर का या लोमड़ी का सामने जाकर उस पर उल्टा हमला करेंगे। जो सामने जाता है, लोमड़ी या शेर या किसी की भी सामने जाकर उस पर हमला करना चाहता है, वो डरा हुआ नहीं होता। डरा हुआ जो है वो छुप जाता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। अगर बीजेपी मान लो कि सीबीआई, ईडी वगैरह जो जांच यंत्रणा है उसका इस्तेमाल कर रही है, गलत ढंग से भी इस्तेमाल करती है, ये भी मान लेते हैं, तो अगर डरी हुई है तो ये इस्तेमाल नहीं करेगी। यानी हमलावर जो है वो डरा हुआ है। वो जो खुद को बचाने में भाग दौड़ कर रहा है, वो कहता है कि जो मुझ पर हमला कर रहा है ना, वो डरा हुआ है और इसलिए मैं भाग रहा हूँ। ये अजीब अजीब लॉजिक है, मेरी समझ में नहीं आता। और रोज़ हमारे जयराम रमेश जो राहुल गांधी के आज के गुरु है, वो रोज़ बोलते हैं बीजेपी बहुत डरी हुई है, राहुल की पदयात्रा से बीजेपी बहुत डरी हुई है, मोदी और अमित शाह सहमे हैं, बौखला गए वगैरह वगैरह। अरे आप अपनी हालत देखो, लेकिन इन्हें समझाएगा कौन? और जयराम रमेश को कौन समझाएगा? यही जयराम रमेश है 10 साल पहले, सबसे पहले ये मंत्री थे उस वक्त यूपीए में, तब उन्होंने बोला था कि मोदी कांग्रेस के लिए 70 साल में सबसे बड़ा चैलेंज है। या और कोई बोला नहीं था, यही जयराम रमेश बोल रहे थे कि 75-70 साल में कांग्रेस के सामने इतना बड़ा चैलेंज कभी आया ही नहीं। इनका टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू आया था, जून या जुलाई 2013 की बात है। और उस वक्त के कांग्रेस के प्रवक्ता थे सत्यव्रत चतुर्वेदी, उनको इतना गुस्सा आ गया था कि इन्होंने जयराम रमेश को मोदी भक्त मान लिया था और बोले थे अगर जयराम रमेश को मोदी का नेतृत्व इतना पसंद आता है तो वही खुद बीजेपी में जाए और मोदी की आरती उतारे। आज वही जयराम रमेश मोदी डरे हुए बोल रहे। कितनी अजीब बात है देखो। यानी वो चुनाव हो गया 14 का, 19 का चुनाव हो गया। मुझे और एक बात है उस वक्त की याद है, 10 साल पहले और एक इंटरव्यू में जयराम रमेश ने कहा था कि हम कांग्रेसी 2014 के चुनाव के चिंता में है, कैसे हम मोदी का सामना करेंगे। और राहुल गांधी 2019 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ये जयराम रमेश ने, यही जयराम रमेश ने 2013 में 14 में बताया था। और आज वही जयराम रमेश हारे हुए राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी डरी हुई है ऐसा बोल रहे हैं, जो खुद 10 साल पहले डरे हुए थे। ठीक है, ख्यालों में बोलते हैं ना, ख्याल अपना अपना।
तो जयराम रमेश अपने ख्यालों में खुद का मनोरंजन कर रहे, और जिस ढंग से उनकी यात्रा चल रही है तो मानो मुझे लगता है कि क्या अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने खुद जयराम रमेश को राहुल गांधी की यात्रा सैबोटेज करने की सुपारी दी है, क्योंकि इतने गलत परिणाम आ रहे हैं फिर भी जयराम रमेश राहुल की पीठ थपथपा रहे हैं। अरे बढ़िया चल रहा है, देखो तुम्हारी यात्रा से मोदी जी कितने डरे हुए हैं। हंसी आती है दोस्तों, हंसी आती है, क्योंकि अगर आप खुद का मजाक करने लगो तो आपकी दूसरे किसी ने मजाक उड़ाने की जरूरत ही नहीं रहती। और बिल्कुल वही बात टीम राहुल जिसको बोलते हैं उनकी चल रही है। जिस जिस राज्य से गुजर रहे हैं वहां इंडी अलायंस का सत्यानाश हो रहा है, और उनको फिक्र तक नहीं है कि भाई 3 महीने में हमको चुनाव का सामना करना है, हम उस चुनाव में अपने पैरों पर कैसे खड़े रहेंगे इसका भी पता नहीं है, लेकिन मज़ा चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इनके पूरे न्याय यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्लान है वो शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ही बनाया है। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम जयराम रमेश पर सौंपा है। इसलिए कितना भी नुकसान हो, जयराम रमेश उस पदयात्रा का और राहुल गांधी की गलतियों का समर्थन करते जा रहे हैं। और अगर फायदा हो रहा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुश तो रहेंगे, क्योंकि उनका फायदा, जितना इंडी अलायंस का नुकसान होगा उतनी इंडी अलायंस कमज़ोर हो जाएगी, दुबली हो जाएगी, तो चुनाव लड़ तक नहीं पाएगी। एक के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ये तय हुआ था जून 2023 में, और इसीलिए इंडी अलायंस बनाई गई थी। लेकिन आज क्या हालत है देखो, 40 बिहार की सीटें हैं, 42 आपके बंगाल की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। वहाँ भी अखिलेश कांग्रेस से ज़्यादा बंटवारा करने को राज़ी नहीं है, वहाँ बंटवारा नहीं हुआ है। तो अगर 80, 40 और 42 का मतलब 162 तक सीटें हो गई है, और इसमें और छुटपुट डाल दो तो ये 200 सीटों पर एक के सामने एक कैंडिडेट खड़ा होने की शक्यता, संभावना खत्म हो गई है। और जयराम रमेश बोल रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, राहुल गांधी खुशी से अपनी बस से ऊपर बैठकर लोगों से हाथ मिलाकर कई 1-2 मीटिंगें करके खुश चल रहे। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी सीधी सादी बात नहीं होती। जैसे इनकी इंडी अलायंस बनाने का जो प्लान था वो भी शायद मोदी शाह का हो सकता है कि भाई नीतीश, तुमको अगर वापस आना है तो तुम ऐसी अलायंस बनाओ और लास्ट मोमेंट में उसको ही तुम सबोटेज कर दो। ये भी मोदी शाह का प्लान हो सकता है। अगर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बड़ी खूबी से मोदी शाह कर रहे हैं तो क्यों ना वो अपोजिशन पार्टी में बैठे अपने दोस्तों का भी इस्तेमाल क्यों ना करेगी? क्यों ना जयराम रमेश ये इंडी अलायंस और कांग्रेस के लिए ट्रोजन हॉर्स क्यों नहीं हो सकते? आज नीतीश कुमार सामने आए, शायद 4 महीने बाद जयराम रमेश भी बीजेपी में आ जाएंगे, बोलेंगे कि देखो मैंने तो कांग्रेस का और इंडी अलायंस का सत्यानाश कर दिया, अब मेरा बख्शिश कहाँ है? जयराम रमेश आ जाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त में बीजेपी में दाखिल हो सकते हैं। क्या इनको जिम्मेदारी मोदी और शाह ने दी है इंडी अलायंस का और पदयात्रा का सत्यानाश करने की, या पूरी प्लानिंग ही मोदी शाह ने बनाई? सोचिए आप, मैंने आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं
क्या होता है आगे देखेंगे। अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।